हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। देखिए गाइस, आपका जो एसएससी जेईई का रीसेंट पेपर हुआ था वो था 24 मार्च 2021 को। शिफ्ट 1 का पेपर जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 100 क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए थे वो हम लोग आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के साथ में हम लोग एनालाइज करेंगे। और आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप आपके आने वाले एग्जामिनेशन आने वाले ईयर्स के लिए, अगर 2022 हो गया, 2023 हो गया, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक भी बताने वाला हूं। सेशन को एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है इक्वली, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन को आप इजीली क्रैक कर सको। पेपर पैटर्न को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। सो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है गाइस। इसके पहले कि अगर हमने जो अपलोड करके रखे थे एसएससी जेईई के लिए, जो 2022 के पेपर हो गए, दैट मीन्स 2020 के पेपर हो गए, 2019 का जो पेपर है, ठीक है, वो भी हमने अपलोड करके रखा है ऑलरेडी। उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट सारे सेशन जो है हमारे एसएससी जेईई के वो आपको काम में आ सके। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज है, जहाँ पे आपको टेक्निकल के कोर्सेज वगैरह जो आपको देखने को मिल सकते हैं, और हमारा नॉन टेक्निकल का चैनल, ठीक है। साथ ही हमारे पास कंबाइंड दोनों भी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके रखना होगा, सो दैट आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को इक्वली प्रिपेयर कर सको। टेक्निकल में हमारे पास अभी रिसेंटली काफ़ी सारे कोर्सेज है, लेकिन जो आपको एप्लीकेबल कोर्सेज है एसएससी जेईई के लिए, उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये 4-in-1 स्पेशल कोर्स है, जिसमें हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम, एसी फंडामेंटल एंड सर्किट, और प्लस इसमें पीएलसी भी इंक्लूडेड करके रखा है। 60 रुपीज़ का एक कोर्स है, ठीक है, आफ्टर दिस कूपन कोड। और ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। आपको सारे ये कोर्सेज है, आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काम में आ सकते हैं। बट बिफोर दैट सेशन को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन जो आपको जनरल अवेयरनेस से पूछ रहे थे, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ई बुक अवेलेबल है गाइस, जहाँ पे आपको स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक के ऊपर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं 50 क्वेश्चन, और उसको क्लियर करना काफ़ी बड़ा दिक्कत भरा काम हो जाता है। टेक्निकल तो हम लोग काफ़ी कवर क्लियर अप कर लेते हैं, लेकिन इसको आपको क्लियर करने के लिए जनरल अवेयरनेस को काफ़ी वास्ट नॉलेज होना जरूरी है। इसी को हमने ब्रीफ करके रखा है हमारी स्पेशल बुक के अंदर, जो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। डेफिनेटली इसको रीड करिएगा, 1 साल तक ये वैलिड रहता है, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। इसी का एक एडवांस वर्जन है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करके रखा था, जो है हमारे पास नॉन टेक्निकल मैराथन, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस और जीके के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने इंक्लूड करके रखे। ये दोनों भी आपको अच्छी तरीके से देखने होंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के लिए। ओके, सो भी हम लोग हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट कलेक्टर करंट इन द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें कलेक्टर करंट निकालना है इस ट्रांजिस्टर सर्किट में से, जहाँ पे हमारे पास में करंट गेन जो है बीटा का वैल्यू ऑलरेडी बताया गया है, जो है हमारे पास में 100। सिंपल है गाइस, अगर आपको एक रिलेशन पता होगा, ठीक है, कि जो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है? आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी होता है, करेक्ट। अभी हमारे पास में आई बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बी का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? आई बी का अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो हम लोग आई सी को निकाल सकते हैं, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो, ठीक है। आई बी जो है नियरली इक्वल्स टू रहता है, हमारी जो वैल्यू रहती है वो है वी बी बी डिवाइडेड बाय आर बी। ओके, तो वी बी बी का वैल्यू हमारे पास में 10 वोल्ट गिवन है, और आर बी का जो वैल्यू गिवन है 1 मेगा ओम हमारे पास में बताया गया है, ठीक है। 1 × 10⁻⁴ हम लोग 6 करेंगे, तो ठीक है। तो 10⁻�6 अगर न्यूमरेटर में चला जाता है तो ये हमारा माइक्रो में आंसर आ जाएगा। 10 माइक्रो एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस आई बी का, ठीक है। अब हमारे पास में आई बी का वैल्यू आने के बाद इसको हमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट हम लोग आई सी का कलेक्टर करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई सी विल बी व्हाट? आई सी विल बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 × 10⁻⁻⁶। इसका जो वैल्यू बनता है वो बनेगा गाइस 1 मिली एम्पियर्स। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ध्यान देना होगा, आपको इस तरीके से जो वैल्यूज बताई जाती है, जो यहाँ पे हमारे पास में करंट गेन होता है, ठीक है, अल्फा का वैल्यूज वगैरह बताया, गामा का वैल्यू अगर दिया जाता है, ठीक है, आई सी आई बी, इनके रिलेशन आपको 100% एग्जामिनेशन में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द एबीसीडी पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एबीसीडी पैरामीटर जो रहते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है, कौन सा जो हमारे पास में ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन सी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, AD - BC = 0, ठीक है। हमारे पास में इस टेबल के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पैरामीटर्स मेंशन करके रखे, जैसे हमारे पास Z है, Y,
टी पैरामीटर है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर जिसको हम लोग ABCD पैरामीटर भी कहते हैं, या फिर H पैरामीटर्स हो गए। इसके अंदर हमारे पास में दो कंडीशन रहती है, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी के अंदर AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 ये रहता है हमारे पास इसका पैरामीटर, ठीक है। तो ये ABCD पैरामीटर के लिए दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा, और कंडीशन ऑफ सिमेट्री भी अगर कब पूछा जाता है तो A इक्वल्स टू D होता है, ठीक है। ABCD पैरामीटर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अगर हमारे मैट्रिक्स के माध्यम से लिखना चाहे तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे V1 I1 आ जाते हैं हमारे पास में इक्वल्स टू, ठीक है, ABCD। इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आता है हमारे पास V2 और माइनस I2, ठीक है। तो जो हमारे पास में यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, ठीक है, तो AD माइनस BC इक्वल्स टू ये 1, ये हमारी कंडीशन बनती है ABCD पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। ये फिलहाल इस टेबल को आपको ध्यान में रखिएगा, 100% एग्जामिनेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500 kVA 3.3 kV 3-phase star connected alternator is found to give an short circuit current of 110√3 ampere at a normal field current. Estimate the magnitude of synchronous reactance if the effective winding resistance per phase is 1 ohm. क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, ये हम लोग सबसे पहले तो जान लेते हैं। जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है, ठीक है, जिनको हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो उनके लिए आपको हर एक क्वेश्चन समझा देता हूँ हिंदी में, सो दैट आपको दिक्कत नहीं जाएगी, समझिए। यहाँ पे एक हमारे पास में 500 kVA 3.3 kV का 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, ठीक है। वो एक दे रहा है शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 110/√3 एम्पियर का नॉर्मल फील्ड करंट पे। हमें पूछा क्या गया, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। हमें पता क्या करना है एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पता करना है अगर हमारा इफेक्टिव वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो पर फेज है, ठीक है, वो 1 ohms का है, ठीक है। देखिए गाइस, पर फेज अगर हम लोग इस तरह का जो एक हम लोग सर्किट डायग्राम निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये है हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये इसका इंडक्टेंस, ठीक है, ओके। तो देखिए V हमारा कितना है हमारे पास में, VT टर्मिनल वोल्टेज कितना है 3.3 डिवाइड बाय √3 kV रहेगा, ठीक है, 3.3 kV, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज रहेगा 3.3 kV डिवाइड बाय √3 किलोवोल्ट, ओके। तो ये हमारे पास में पर फेज ओपन सर्किट वोल्टेज जो VOC का वैल्यू बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वही हमारा सेम रहेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज 3300 डिवाइड बाय √3 वोल्ट, ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और पर फेज शॉर्ट सर्किट करंट भी हमारे पास में बताया गया है ISC, जिसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास में 110/110√3, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू है, आई चेंज द कलर सो दैट आप इसको समझ सको, ठीक है। ये हम लोग बाय डिफॉल्ट जनरली स्टार कनेक्टेड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ZS का वैल्यू रहेगा, ठीक है, इसका जो ZS का वैल्यू रहेगा हमारा कंप्लीट, वो किस तरीके से रहेगा, ZS विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 3300 डिवाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, वोल्टेज VOC अपॉन ISC, ठीक है, 110√3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना बनेगा 10, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, 10 जा, ओके। तो ये 10 ओम जो है हमारे पास वैल्यू आया सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, ठीक है, पर फेज का। यह है हमारे पास में सिंक्रोनस इंपेडेंस का वैल्यू, ठीक है। अभी हमारे पास में सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूछा गया, दैट मीन्स हमें XS का वैल्यू पूछा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा गाइस, ठीक है। ये आप लोग इंपेडेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से गलतियाँ हो सकती है। ZS का वैल्यू आया हमारे पास में 10 ओम, ओके, सिंपल है। इससे हम लोग बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, अभी काफ़ी आसान है। ZS इक्वल्स टू क्या होता है, √, ठीक है, R² प्लस XS², ओके। रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी बताया गया है 1 ohm² है, ठीक है। और XS का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, XS²। और ZS इक्वल्स टू क्या होता है 10। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस XS², ओके। तो XS मतलब क्या हो जाएगा, या 100 माइनस 1 99, या आ जाएगा हमारा √99, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन अगर हम लोग इजीली क्विकली कर लेते तो ये काफ़ी बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता है SSCD, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑल्सो नोन एज। सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड जो है हमारे पास, अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है, किसका, सिंक्रोनस मोटर का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल आपको बोला गया है कि सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं गाइस ईएमएफ मेथड। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ मेथड। ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड रह सकते हैं। सबसे पहला हो गया सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। ठीक है, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, एमएमएफ मेथड भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा आर्मेचर रिटर्न, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमएमएफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिटर्न। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी कबार कन्फ्यूजन कर सकते हैं गाइस। एमएफ मेथड मतलब क्या होता है, आर्मेचर रिटर्न मेथड, और ईएमएफ मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटियर मेथड भी कहते हैं। ऐसे आपको अल्टरनेट नेम्स भी वो भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हर जो चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी मेथड पढ़ते हो तो उसका अल्टरनेट नाम क्या होता है वो भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग करंट ऑफ अ स्ट्रेट टाइप रिपल्शन मोटर इज अबाउट डैश ऑफ इट्स फुल लोड वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो है हमारा स्ट्रेट टाइप ऑफ रिपल्शन मोटर, वो कितना है उसके परसेंट के, ठीक है, वो है हमारे पास 3 से 4 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फुल लोड वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग करंट इज 3 to 4 times ऑफ द फुल लोड वैल्यू ऑफ अ रिपल्शन मोटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी सिंपल से। Next question is, which of the following motor is operated either on a direct or single phase AC supply and produces approximately the same speed and output। ठीक है, इसमें से कौन सी मोटर जो ऑपरेट होती है, एक तो डीसी पे, ठीक है, इधर डायरेक्ट और सिंगल फेज एसी सप्लाई पे, और प्रोड्यूस करते हैं सेम स्पीड और आउटपुट। काफ़ी सिंपल है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। गाइस, यूनिवर्सल मोटर मतलब क्या, जो एसी पे और डीसी पे दोनों पे वर्क करे। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। और उसमें जो स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो भी हमारा इक्वल रहता है, आउटपुट भी हमारा सेम रहता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 6-pole वेव वाउंड armature has a 600 conductors and it's driven at a 700 rpm. Determine the generated EMF in the armature if flux per pole is 10 milliweber। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए एक 6 पोल का वेव वाउंड है। ठीक है, वेव वाउंड है हमारे पास में। ओके, तो हमारे पास वेव वाउंड के लिए जो ए का वैल्यू रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है, T2 रहता है। ओके, वेव का जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, जिसको हम लोग कहते हैं ए, इट इज इक्वल्स टू 2। तो उसको हम लोग काफ़ी सिंपल से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, EB इज इक्वल्स टू 5PZ, ठीक है, N/60A। ओके, तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास में 6 है, फाई का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 10 मिलीवेबर, 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे नंबर ऑफ पोल से, कितने हैं 6, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं हमारे पास में 600, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में n है हमारे पास में 700 rpm का, ठीक है, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपल है, इससे आपका जो EMF है वो हम लोग निकाल सकते हैं, जो है हमारे पास में 210 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, the accuracy of D'Arsonval movement used in a common laboratory meter is about dash of its full scale reading। ठीक है, D'Arsonval मूवमेंट के जो हम लोग मीटर से हम लोग हमारे लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, उसका एक्यूरेसी कितना रहता है, ऐसा सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो 1% का एक्यूरेसी रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट हैज़ एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ इट्स फुल स्केल रीडिंग। ओके गाइस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, D'Arsonval मोमेंट का जो हमारे पास मोटर रहता है, मीटर रहता है, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, PMMC। ठीक है, उसका जो डिफ्लेक्शन रहता है, ठीक है, वो किसके बराबर रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस एन एलिमेंट इज 50 वोल्ट, हाउएवर अ वोल्टमीटर रीड्स इट एज अ 48 वोल्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू जो है, ठीक है, अक्रॉस एलिमेंट इज 50 वोल्ट। ठीक है, हालांकि वोल्टमीटर जो रीड कर रहा है 48 वोल्ट का, तो हमारा परसेंटेज एरर कितना आ रहा है गाइस। ठीक है, सिंपल है, 2 वोल्ट का हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है। 50 वोल्ट उसने मेजर करना चाहिए था, लेकिन वो मेजर कितना कर रहा है, 48 वोल्ट का। डिफरेंस कितना है हमारे पास में, 2 वोल्ट का। एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास, 50 वोल्ट होनी चाहिए थी। इसके अगर हम परसेंटेज में वैल्यू निकालते तो आ जाएगा हमारा 25, या जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है गाइस। ठीक है, तो उसका जो यूनिट रहता है वो रहता है हमारे पास में एम्पियर टर्न्स पर मीटर। सिंपल है। ठीक है, एक अब मैंने आपको मैग्नेटिक सेशन का, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का एनालॉजी के ऊपर एक सेशन पढ़ाया था गाइस, उसमें आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में, बीटा, म्यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। तो जो यूनिट है
है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो है हमारे पास एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, अब मुझे बताइएगा करंट के एनालॉगस क्या है हमारे मैग्नेटिक सर्किट, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कीजिएगा और हमारे बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आप कोई भी हमारे सेशन को मिस नहीं कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स विद VTH एंड RTH फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क के लिए हमें VTH और RTH का वैल्यू पता करना है गाइस। ठीक है, सिंपल है, कोई भी हम लोग मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं इसमें। अगर हम लोग RTH का वैल्यू निकाल लेते हैं, RTH का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जब भी हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसको अगर हमने शॉर्ट सर्किट कह दिया तो हमारे पास में 3 ओम्स का और 6 ओम्स का ये पैरेलल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 विल बी 9, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू है 2, ये आ जाएगा हमारे सीरीज में 3 ओम्स के। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया वो है हमारे पास में 5 ओम्स। अब आप देख सकते हो कि 5 ओम्स जो है हमारे ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो हमारा सी तो ऑप्शन होने से रहा, लेकिन तीनों ऑप्शन के लिए हमें VTH का वैल्यू पता करना ज़रूरी है। ठीक है, तो VTH को हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग KCL लगाते इस लूप में, ठीक है, तो हमारे पास में किस तरीके से वैल्यू आएगा, 20 - 3i, 20 - 3i, ठीक है, -6i + 10, -6 है। अब यहाँ पे राइजिंग हो रहा है। अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे सेकंड टर्मिनल लिया था इसमें, इज इक्वल टू +10 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई का जो वैल्यू बन देगा इस केस में हमारा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 30/9। ओके, तो अगर हम लोग इस 6 ओम्स के अक्रॉस में अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम लोग निकाल लेते हैं, दैट मीन्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेते, दैट मीन्स V 6 ओम्स निकाल लेते, तो वो कितना हो जाएगा, 30/9 × 6। ओके, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसका हमारे पास में करंट भी आ गया जो कि था हमारा 30/9। तो V 6 ओम्स के अक्रॉस में कितना हमारे पास वोल्टेज है, वो है हमारे पास में 20 वोल्ट। ओके, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास गाइस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज आया इस लेवल तक, ठीक है, यह हमारे पास में 20 वोल्ट और यहाँ पे हमारे पास में 10 वोल्ट, लेकिन पोलैरिटी इसके किस तरीके से माइनस+ है। ठीक है, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट जो हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस थेवेनिन्स वोल्टेज रहेगा वो रहेगा हमारे पास 10 वोल्ट गाइस। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कोई भी मेथोडोलॉजी लगा के आप इसका थेवेनिन्स वोल्टेज, VTH और RTH का वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर्स ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ r मीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d मीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस बिटवीन देम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिंगल फेज लाइन है जिसमें हमारे पास 2 लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर्स है। ठीक है, 2 लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर्स है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो r रेडियस है, ठीक है, एक का, और इसका जो डिस्टेंस है सेपरेट किया गया डिस्टेंस d से। ओके, तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस बिटवीन देम। तो उसके लिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस रहेगा इन दोनों के बीच का, ओके, देखिए एप्सिलॉन 0 का वैल्यू रहेगा हमारे पास में 8.85 × 10⁻12 रहेगा, और एप्सिलॉन r एयर के लिए हमारे पास 1 रहता है। ठीक है, और पाई का वैल्यू हमारे पास पता है, तो इसका जो रेशियो बनेगा गाइस, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ D/r, ओके, विच विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, 2.30 log ऑफ D/r। ठीक है, ये तो एक हमारा वैल्यू आ गया इसका। ओके, और हमारे पास जो इसका जो स्टैंडर्ड ये रहेगा कैपेसिटेंस बिटवीन दोज कंडक्टर, इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या रहेगा, पाई एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ D/r। अभी नेचुरल लॉग ऑफ D/r का जो वैल्यू हमने निकाला 2.30 log ऑफ D/r, तो यहाँ पे जो अपर वैल्यूज आती है न्यूमरेटर में, ठीक है, वो न्यूमरेटर के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दैट हमारा जो फाइनल आंसर बनता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको पाई के वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन 0 का आपको जो 8.85 × 10⁻12 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, और एप्सिलॉन r का यहाँ पे आता है हमारा 1। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे आप इस 2.30 log ऑफ D/r से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3.14 × 8.85 × 10⁻12, ठीक है, -12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय हमारे पास जो वैल्यू बनता है इसका वो रहेगा हमारा 2.30 log ऑफ, ठीक है, D/r। तो इसका जो वैल्यू बनता है अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है, तो वो बनेगा 0.021, ठीक है, log ऑफ D/r माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर। ये हमारा ऑप्शन बी जो है इस केस में यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, इसमें आपको एक कैलकुलेशन ऐसा था कि आपको जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज थी इसको रिड्यूस करना आना, ये आपको इंपॉर्टेंट था। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ट्रिपल पोल विद ए न्यूट्रल TPN MCB मेन स्विच अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज। देखिए थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कि जो हमारे पास में ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल जो MCB मेन स्विचेस होता है अभी लोकल मार्केट में, उसका हाईएस्ट रेटिंग कितना अवेलेबल है, तो है हमारे पास 63 एम्पियर तक का ये अवेलेबल है गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग MCB के ऊपर जो हमारे पास में डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो स्विचेस वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उसका रेटिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो इसके लिए भी मैं सेपरेट सेशन लेके आऊँगा जरूर। ओके, बने रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट। एक हीटिंग एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट अ गुड डिजायरेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास में हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, हाँ ये होनी चाहिए कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए, उसकी डक्टिलिटी हाई होनी चाहिए, करेक्ट है। हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस, ये गलत है गाइस, उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमारा लो होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव अ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट अगर हमारा टेम्परेचर बढ़े या घटे, ठीक है, उसके कारण हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास में हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, जो कि हमारे पास डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक हीटिंग एलिमेंट की। ठीक है, मान लो आपके घर का हीटर जो है, ठीक है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास हीटिंग एलिमेंट पे ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि हमारे पास में कौन से मटेरियल रहते हैं, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, तो हमारे पास में सबसे पहले आता है नाइक्रोम। ठीक है, एक तो हो गया नाइक्रोम, कंथाल आता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लैटिनम। प्लैटिनम हालांकि काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन नाइक्रोम जो है वो काफ़ी कबार यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंडो सिस्टम ऑफ अ electrical traction, a dash supply from the substation is picked up by the locomotive through the single overhead contact wire। ठीक है, इस कंडो सिस्टम जो है ट्रैक्शन में, ठीक है, ये हालांकि डिप्लोमा का एक क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम रहता है हमारे पास में, जहाँ पे हमारे पास में डीसी सिस्टम रहता है और हाइब्रिड सिस्टम भी रहता है, कंपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं, और एसी सिस्टम भी रहता है। तो उसमें हमारे पास में कंडो सिस्टम का जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का पूछा गया सप्लाई वोल्टेज कितना रहता है, वो 16 kV 50 हर्ट्ज का रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया और उसके जो वोल्टेज वैल्यू है ये पूछा गया। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए, SSC के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मोकपल मीटर्स आर AC मीटर्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू द डैश ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, थर्मोकपल मीटर जो रहते हैं वो एक हमारे AC मीटर रहते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे RMS वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि हमारे पास एक मीटर बताया गया, वो कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारे पास में एवरेज वैल्यू हो गया, RMS वैल्यू हो गया, कौन से वैल्यूज मेजर करते हैं, ये आपको आपके नोट डाउन में, आपके डायरी में नोट डाउन करना पड़ेगा कि हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको कौन सी उसकी वैल्यूज हम लोग वो मेजर कर सकता है, ये भी आप पता कर सको। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अ करंट वन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट। एक जो साइकिल होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की, वो हमारे पास में 180 डिग्री, वो हमारे पास में 360 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हाफ साइकिल 180 डिग्री के, जिसको हम लोग पाई लिखते हैं, यहाँ पे होता है हमारा 2 पाई। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज और फिर करंट, ये साइकिल जो रहती है दो अल्टरनेशन की रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीसी जनरेटर ब्रशेस आर मेड अप ऑफ। ठीक है, सिंपल है, ब्रशेज जो रहते हैं डीसी जनरेटर में हम लोग कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट। ओके, तो वो हमारे कौन से मेटल के बने रहते हैं, वो कार्बन या फिर ग्राफाइट के बने जाते हैं। ठीक है, कार्बन या फिर ग्राफाइट के बने जाते हैं, इसलिए वेयर एंड टायर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो कम्यूटेटर के साथ जो है, ठीक है, इन टच रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन के ब्रशेस रहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन फाइंड द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बताया गया है, इसका हमें क्लोज लूप वोल्टेज गेन पूछा गया है। ओके, तो उसके लिए अगर हम लोग एक KCL लगाते हैं नोड 1 VPP पे, ठीक है, इस 1 VPP पे हम लोग एक KCL लगाते हैं इस नोड पे, तो हमारा क्या वैल्यू बनेगा। ठीक है, 1 VPP, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं 1 VPP, ओके, -0 डिवाइड बाय 10 किलो ओम्स का। ठीक है, प्लस 1 VPP माइनस ऑफ V0। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 100 किलो ओम्स का। ओके, 100 किलो ओम्स का इक्वल्स टू रहेगा हमारा 0। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो कंप्लीटली, तो जो आपका वैल्यू रहेगा वो आएगा आपका वैल्यू 11 VPP
माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका जो रेशियो बनता है हमारा क्लोज लूप गेन जो रहता है वो रहता है हमारा रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितना है हमारे पास में वी नॉट और इनपुट क्या है हमारा वी पी पी। ठीक है, इसका रेशियो आएगा वो आएगा 11। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन से टाइप ऑफ कोल में रहती है गाइस, वो है हमारा लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन से कोल में रहती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मेंशन करके मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूजेस द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस। इसमें से कौन सा लैम्प जो है वो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है, वो है हमारा फ्लोरेसेंस लैम्प। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of inductance per conductor in a 3-phase line is dash times of the loop inductance for a single phase line। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, अगर आपने इसको स्किप भी किया रहता तो भी चलता था। ट्रिकी हालांकि हम लोगों को इसको अच्छी तरीके से डिटेल की जो थ्योरी होती है, ठीक है, लूप इंडक्टेंस का, वो आपको पता होना जरूरी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। जो वैल्यू रहती है हमारे पास में इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन अ 3-phase लाइन इज हाफ ऑफ द लूप इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज लाइन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन करंट वेवफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास में करंट वेवफॉर्म बताई गई है। ठीक है, उसका हमें आरएमएस वैल्यू पता करना है गाइस। ठीक है, एक आरएमएस वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं गाइस। ठीक है, ये रहता है हमारे पास में, इसका जो वैल्यू रहता है वो रहता है हमारे पास 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t। ठीक है, x ऑफ t स्क्वायर dt। ओके, ये था हमारा आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला। ओके, तो अभी हमारे पास में क्या पूछा गया कि जो सीक्वेंस है रिपीटेशन का वो कितना है हमारे पास 0 से लेके 4 सेकंड तक का। ठीक है, दैट मीन 4 सेकंड है। तो टी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टी का वैल्यू गिवन है 4 सेकंड। ओके, और हमारे पास में एक्स ऑफ टी है वो कितना है हमारे पास में, पीक कितना है हमारे पास 50 का है। एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा हमारा 50/4t। ठीक है, एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा 50/4t। ओके, जिसका वैल्यू आएगा हमारा 12.5t। ओके, ये वैल्यूज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/t, दैट मीन्स 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके t तक। t का वैल्यू हमारे पास में कितना है 4 है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस 12.5t होल स्क्वायर। ओके, dt विच सम्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 12.5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास में टी जो है इसका देखिए इंटीग्रेशन, जब भी हम लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते तो वो एक इसमें ऐड होकर डिवाइड से करना पड़ता है 3 से में। तो यहाँ पे आ जाएगा t³ डिवाइड बाय 3। हमारा रेंज क्या रहेंगी 0 से लेकर 4 तक लिमिट। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो इसका जो वैल्यू बनता है 12.5 स्क्वायर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय √3। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा 50/√3 का। ओके, 50 डिवाइड बाय √3, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वेवफॉर्म का जो है हमारा करंट वेवफॉर्म का जो आरएमएस का वैल्यू है वो आएगा हमारा 50 डिवाइड बाय √3 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीस्टाइरीन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए पॉलीस्टाइरीन जो है ये किसका एग्जांपल है, एक सेमीकंडक्टर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे पास में अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं। जैसे हमारे पास में जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, एंटीमनी, सिलिकॉन हो गया। सुपर कंडक्टर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर भी नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में हमारे पास में पूरे सॉलिड मेटल्स आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर वगैरह हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम है इसमें। ये एक हमारा इंसुलेटर का, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। काफ़ी सिंपल है, पॉलीस्टाइरीन इज अ टाइप ऑफ एक हमारा इंसुलेटर। Next question is the direction of a polarity of a dynamically induced EMF can be determined by। डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF हम लोग किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन या फिर हम लोग पोलैरिटी उससे पता करते गए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ पता होना जरूरी है। एक आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है को कौन से प्रिंसिपल में बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर कंजर्वेशन ऑफ अदर, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों में से केसीएल जो है किस पे पर बेस्ड है, ठीक है, किसके ऊपर आधारित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम
more than 90% of the total light flux is made to fall directly on the working plane with the help of a deep reflector. सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है डायरेक्ट लाइटिंग। इसके लिए मैं आपको एक टेबल और जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें क्या बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम मोर देन 90% से ज़्यादा जो हमारे पास में लाइट फ्लक्स है जो डायरेक्टली हमारे पास जहाँ पे वर्किंग प्लेन है वहाँ पे ऊपर उसके ऊपर गिरती है, और हमारा डीप रिफ्लेक्टर्स भी इसके ऊपर यहाँ पे लगाए जाते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे बल्ब लगा के रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टर रहता है और सारी जो हमारे पास में फ्लक्सेस है वो हमारे पास में डाउनफॉल होती है, या फिर हमारे जो पर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर वो डायरेक्ट की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इस पे आपको एक टेबल मैंने मेंशन करके रखा है, हालांकि आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ा दिया कि डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम रहती है, सेमी डायरेक्ट, जनरल या फिर डिफ्यूज, सेमी इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो आपको इसमें क्या वैल्यूज ध्यान में रखने का, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, जिससे 90 to 100% हमारे पास डायरेक्टली ल्यूमिनर्स पे, दैट मीन्स डायरेक्टली हमारे पास वर्किंग प्लेन पे आता है। उसके बाद में सेमी डायरेक्ट में जो हमारे पास 60 to लेकर 90% का जो वैल्यू है हमारे पास सेमी डायरेक्ट का, वो हमारे पास लाइटिंग में डायरेक्टली प्लेन पे आता है, और हमारा रिमेनिंग जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट किया जाता है अपर साइड में। जनरल डिफ्यूज में हमारे पास 50% डाउनवर्ड एंड 50% अपवर्ड ये वैल्यू जाती है, ठीक है, उसके लाइटिंग सिस्टम की। और सेमी इनडायरेक्ट में जो है, ठीक है, 60 to 90% जो लाइट जो इमिट होती है वो रिफ्लेक्ट की जाती है सीलिंग में। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इनडायरेक्ट में हमारे उसमें डायरेक्ट 90 to 100% जो इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम आपकी सीलिंग पे रिफ्लेक्ट होती है, तो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर हमारे वर्किंग प्लेन पे आती है। देखिए, इसका इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का हमारा एक एग्जाम्पल देखा जाए तो आपने काफ़ी भी रिसेंटली जो आपके घर पे लगाए होंगे पीओपी लगाए रहते हैं, ठीक है, पीओपी की फॉल सीलिंग हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे इसके कॉर्नर में लाइट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका फैन है, ठीक है, एक फैन है, ठीक है, आपका घर है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे जो सीलिंग में लाइट्स लगाए जाते हैं, तो जो हमारे पास कॉर्नर्स में लाइट लगाए जाते हैं डायरेक्टली एलईडी लाइट्स, वो डायरेक्टली इमिट करते हैं हमारे पास वर्किंग प्लेन पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस साइड में जो यहाँ पे लाइट लगाए जाते हैं उसको हम लोग कैसे थे, इनडायरेक्ट। क्या वो हमें दिखती है क्या, नहीं, उसका जो इनडायरेक्ट लाइटिंग है वो हमें देखने को मिलता है और वो सीलिंग के थ्रू हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक डायग्राम के साथ आप इसको डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को, सेमी डायरेक्ट को, जनरल डिफ्यूज को और सेमी इनडायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को किस तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अ हाइब्रिड वीआर स्टेपिंग मोटर हैज़ 8 मेन पोल्स विच हैव बीन coupled to have 5 teeth each. If the rotor has 50 teeth, calculate the stepping angle, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारे पास में हाइब्रिड वीआर स्टेपिंग मोटर जिसके हमारे पास 8 मेन पोल्स है और जो कस्टलेटेड किया गया है टू हैव 5 टीथ ईच इफ द रोटर हैज़ 50 टीथ एंड कैलकुलेट द स्टेपिंग एंगल हमें पूछा गया। स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला रहता है बीटा इज इक्वल टू होता है NR माइनस NS अपॉन NS इंटू NR। ये ध्यान में रख लीजिएगा, 100% एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे NS क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, और NR जो होते हैं ये होती है हमारे पास में नंबर ऑफ रोटर टीथ, ठीक है। NR का वैल्यू कितना रहता है 50, NS का वैल्यू कितना है हमारे पास में गाइस, ठीक है। NS हम लोग निकालेंगे 8 × 5 क्योंकि हमारे पास में स्टेपिंग मोटर का 8 मेन पोल्स है और यहाँ पे 5 टीथ ईच हमें निकालना है, तो 5 × 4 विल बी 8 × 5 विल बी इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 50 - 40 डिवाइड बाय हमारे पास आता है 50 × 40, ओके, 50 × 40 मल्टीप्लाइड में हम लोग यहाँ पे 360 से वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, हमारे पास में 1.8 डिग्री इसका वैल्यू आ जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस हैज द हाईएस्ट रेटिंग। हाईएस्ट रेटिंग का इसमें से कौन सा फ्यूज है गाइस, मीटर बोर्ड फ्यूज, पोल फ्यूज, सब सर्किट फ्यूज या फिर मेन सर्किट फ्यूज। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो पोल फ्यूज होता है वो सबसे हाईएस्ट रेटिंग का होता है गाइस, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो रहता है वो पोल का रहता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में मीटर का, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मेन सर्किट का, और उसके बाद में आता है हमारे पास सब सर्किट का, ओके, ठीक है। ये आपको जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है जो करंट कैरिंग कैपेसिटर का, जैसे पोल का जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है। उसके बाद आता है मीटर फ्यूज़ का, देन मेन सर्किट बोर्ड के जो फ्यूज़ रहता है उसका, दिन आता है हमारा सबसे लास्ट में सब सर्किट का। ध्यान में रखने का पोल फ्यूज़ जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट करंट रेटिंग रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रांसफार्मर ऑन द नो लोड हैज़ अ कोर लॉस ऑफ 50 वाट, ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स एंड हैज़ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 230 वोल्ट, डिटरमाइन द नो लोड पावर फैक्टर एंड कोर लॉस करंट।
तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको पता होना जरूरी है, जिसे हमारे पास में बताया गया है कि कोर लॉस जो है 50 वाट का है, ठीक है। दैट मीन्स कोर लॉस का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, नो लोड पावर फैक्टर और कोर लॉस करंट। कोर लॉस करंट पता करना है, नो लोड पावर फैक्टर हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नो लोड पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, W0 इक्वल्स टू आई नॉट V1 इंटू आई नॉट V1 इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई जीरो। ओके, तो ये हमारे पास में W0 का वैल्यू कितना गिवन है, 50 वाट। V1 का वैल्यू जो हमारे पास में 230 वोल्ट गिवन है। आई नॉट का वैल्यू हमारे पास में 2 एम्पियर का है, ऑलरेडी बताया गया गाइस, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ फाई जीरो। इससे हमारा कॉस ऑफ फाई जीरो का वैल्यू आ जाएगा 0.108, ठीक है, कॉस ऑफ फाई जीरो, ठीक है, 0.108 आ गया। लेकिन हमारे पास में दो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। अभी हमारे पास जो निकालना है नेक्स्ट वैल्यू वो है हमारे पास में कोर लॉस करंट। कोर लॉस करंट कैसा होता है हमारे पास में, आई डब्ल्यू, जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आई डब्ल्यू दैट मीन्स 2 इंटू 0.108, ठीक है। जो हमारे पास में मेजर करंट है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इससे, जो हमारा कॉस फाई नॉट आया, ठीक है, तो हमारे पास में आई डब्ल्यू आ जाता है, जिसका है हम लोग कोर लॉस करंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आई डब्ल्यू, दैट मीन्स 2 इंटू 0.108, इसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास 216 एम्पियर्स, 0.216 एम्पियर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। आई डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट क्या होता है, ठीक है, आई डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई नॉट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर स्ट्रिप टू बी यूज्ड एज अ अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी। मैंने यही सेम चीज आपको मैंने बताई गई, जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोर्स है गाइस 99 रुपीज़ वाला, ठीक है, उसमें मैंने आपको यही बताया कि उसके अंदर हमने जो डिफरेंट अर्थिंग्स रहते हैं, ठीक है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड रहते हैं, उसकी साइज क्या रहती है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है करके मैंने आपको बताया था। हालांकि हमने इसको अभी हम लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मैंने ऑलरेडी काफी दिनों पहले बता दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसी तरीके से और भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, डेफिनेटली वो जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 साल तक का वैलिड रहेगा, सिर्फ 99 रुपीज़ में काफ़ी नॉमिनल अमाउंट पे आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके 100% एक्यूरेसी के साथ बन जाएंगे। तो जो मिनिमम साइज ऑफ कॉपर स्ट्रिप हम लोग यूज़ करते हैं एज अ अर्थ इलेक्ट्रोड, वो रहता है हमारे पास 25 mm बाय 1.6 mm का। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर मुझे बताइए, क्या ये तो कॉपर की बात होगी, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम आता था, ठीक है, जीआई या फिर स्टील आता था, ठीक है, एल्यूमिनियम तो हालांकि यूज़ नहीं करते, जीआई या फिर स्टील का, तो उसमें जो बनता है वैल्यू गाइस 25 mm मल्टीप्लाइड बाय 4 mm का रहता है, ठीक है, यहाँ पे सेम 25 बाय 4 mm का रहता है। अगर हमारा जीआई या फिर एल्यूमिनियम, जीआई या फिर स्टील आते तो नॉट एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली, ठीक है, तो 25 बाय 4 mm का उसका वैल्यू ध्यान में रखना होगा। Next question is, what will be the running speed of a 6-pole synchronous motor connected to a 3-phase 60 Hz supply and having a rated load? यहाँ पे लोड मिस हो गया था, ठीक है, तो हमें पूछा गया रनिंग स्पीड कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी, काफ़ी सिंपल है गाइस, ठीक है। NS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का रनिंग स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू जो है NS इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइड बाय P, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 60 हर्ट्ज का सप्लाई गाइस, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। काफ़ी कबार हम लोग 50 हर्ट्ज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 पोल बताया गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 120 विल बी टू 1200 RPM। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ओनली। इसमें से कौन सी टर्म जो है स्पेसिफिक हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं, सुपर हीटर, ब्रीडर रिएक्टर, इंड्यूस्ड डॉट फैन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम लोग थर्मल पावर स्टेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सुपर हीटर भी उसके लिए यूज करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर भी ये हमारा जो रहता है वो हम लोग स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड डॉट फैन तो हालांकि दोनों में रहता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम लोग देखा जाए तो ब्रीडर रिएक्टर जो है ये हम लोग इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो ब्रीडर, ये डिपेंड करता है गाइस, ये जो इंड्यूस्ड डॉट फैन है ये हमारे पास में थर्मल पावर स्टेशन में रहता है, ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। लेकिन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, हीट एक्सचेंजर रहता है, स्टीम टरबाइन हो गया और अल्टरनेटर, ये हमारे उसके मेजर कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, नॉट ये दिस इंड्यूस्ड डॉट फैन। ओके, तो ब्रीडर रिएक्टर इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द फॉलोइंग सिंबल, ठीक है, ये आपको सिंबल बताया गया, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिवाइस है। काफी सिंपल है, यहाँ पे आपको कैपेसिटर देख रहा है, ये हम लोग इसको कहते हैं वैरेक्टर डायोड गाइस, ठीक है, वैरेक्टर वेरिएबल कैपेसिटर डायोड जिसको हम लोग कहते हैं, या इसके डायोड के आगे हमारे पास में एक कैपेसिटर लगा दी, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो यहाँ पे हमने डायोड अगर लगा दिया तो उसको हम लोग कहते हैं वैरेक्टर डायोड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिक्वायर्स अ बॉयलर एंड अ सुपर हीटर एंड अ इकोनोमाइजर एंड अ प्री हीटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिक्वायर्स बॉयलर, सुपर हीटर एंड इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीम जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में एक बॉयलर रहता है, ठीक है, ये बॉयलर हो गया हमारे पास में, ठीक है। एक सुपर हीटर रहता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सुपर हीटर। इकोनोमाइजर रहता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इकोनोमाइजर। और एयर प्री हीटर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एयर प्री हीटर, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है हमारे पास में? स्टीम जनरेटिंग यूनिट में, ठीक है। ये स्टीम जनरेटिंग यूनिट में ये सारी चीज़ें रहती है, ओके, थर्मल पावर स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड एट एनी इंस्टेंट इज जीरो। इसको हम लोग कहते हैं करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। काफ़ी सिंपल है, एक नोड है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट करंट आ रहे हैं। सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये मान लो I3 और I4 ये हमारा आउटगोइंग करंट है, और यहाँ पे I1, ठीक है, I2 और ये है I5, ये हमारे पास इनकमिंग करंट है। तो इसका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो होगा जीरो। दैट मीन्स सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड, ये हो गया हमारा, मान लो नोड ए, इट इज इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, two coils having a self-inductance of 3 Henry and 2 Henry respectively have a mutual inductance of 2 Henry. They are connected in a series and carry a current of 4 amperes. Calculate the energy of a magnetic field when the self and mutual fluxes are in the same direction. What we have given is, यहाँ पे हमारे पास में दो कॉइल्स बताए गए हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी एंड 2 हेनरी, जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी का। तो अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है तो वो कैरी कर रहे हैं 4 एम्पियर्स का करंट। हमें पूछा गया कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द सेल्फ एंड म्यूचुअल फ्लक्सेस आर सेम डायरेक्शन है, ठीक है। सेल्फ और म्यूचुअल फ्लक्सेस जो है सेम डायरेक्शन होने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो रहता है LT इज इक्वल्स टू गाइस L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम। ये जो प्लस रहता है ट्वाइस ऑफ एम, ये आपको ध्यान में रखना होगा जब भी हमारे पास में म्यूचुअली कपल रहते हैं, ठीक है। कम्युलेटिवली कपल हम लोग हमारे जब कॉइल रहते हैं इस तरीके से, कम्युलेटिव कपल मतलब ये जो डॉट नोटेशन रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। ये हमारा कॉइल L1 हो गया और ये L2, ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है वो रहता है हमारा रिप्रेजेंट करते हैं M से, करेक्ट। और डिफरेंशियली कपल्ड में हमारे पास ये जो डॉट मार्किंग है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला हालांकि यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसमें हमारे पास में LT इक्विवेलेंट हमारे पास इंडक्टेंस का वैल्यू बनता है 3 प्लस L2 विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ M का वैल्यू बताया गया कितना है हमारे पास में 2 हेनरी है, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास में 2 हेनरी, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू 9 हेनरी, LT विल बी इक्वल्स टू 9 हेनरी हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी रहेगी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वो कितना रहेगा? हाफ ऑफ LT इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ LT कितना है हमारे पास में 9 इंटू आई स्क्वायर। करंट का जो वैल्यू बताया गया है हमारे पास में 4 एम्पियर्स का, ओके, 4 स्क्वायर, ओके। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 72 जूल्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। एक लक्स मतलब क्या होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। देखिए जो ल्यूमिनेंस है हमारा उसको हम लोग लक्स में मेजर करते हैं, फिर ल्यूमिनस इमिटेंस जो रहता है, ठीक है, वो भी हमारा लक्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं हम लोग? कैंडेला से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग कैंडेला से मेजर करते हैं, ठीक है। और ल्यूमिनस फ्लक्स जो रहता है वो हम लोग ल्यूमेन से मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो आपका इल्यूमिनेशन का हमने सेशन डाला था उसको आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 60 प्लस उसमें क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टीम पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। स्टीम पावर प्लांट में जो रीहीट फैक्टर का वैल्यू रहता है वो रहता है हमारे पास 1.1 से लेके 1.5 के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ओके। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कम्युलेटिव हीट ड्रॉप टू द एडियाबैटिक हीट ड्रॉप इन ऑल स्टेजेस ऑफ द टर्बाइन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल्स के लिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का K है वो रहता है हमारे पास 0, K इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। और म्यूचुअली कपल, देखिए टाइटली कपल के लिए हमारे पास K इज इक्वल टू 1 रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अकाउंटेड फॉर अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट लॉस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो है सिंक्रोनस मशीन के, इसमें से कौन सा अकाउंट किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट लॉस के में? देखिए
पहला हमारे पास ऑप्शन बताया गया आई स्क्वायर आर लॉस इन द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, एसी करंट, ये तो कंसिडर किया जाता है। लोकल कोर लॉस कॉज्ड बाय द आर्मेचर लीकेज फ्लक्स, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड। कोर लॉस ड्यू टू द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स, ये भी कंसिडर किया जाता है। एंड विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, दीज आर ऑल्सो कंसिडर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1, 2, 3 and 4 ऑल ऑफ दिस। ओके, next question is which of the following machine gives the option that sketched phasor diagram at the time of starting and the running condition where I is the current in the auxiliary winding and IM is the current in the main winding। इसमें से कौन सी मशीन जो है आपको ये जो हमारे पास में फेजर डायग्राम बताएगी ये हमें रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये है गाइस एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इट इज ऑफ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्योंकि हमारे पास में आई और आई एम यहाँ पे कितना है, ठीक है, 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। दो हमारे पास में जनरली आप जब भी कोई हमारे पास मशीन को रोटेट करना रहता है तो हमारे पास में दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, ठीक है। दो फील्ड की एटलीस्ट जरूरत रहती है जिसको हम लोग रोटेशनल लॉ प्रोड्यूस कर सके। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको क्या पूछा गया, फेजर डायग्राम बताया गया और आपको ये कौन सी मशीन से रिलेट करता है यही हमें पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आर, ठीक है। रेजिस्टेंसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आर फॉर ओमिक एंड वाटेज रेटिंग, ठीक है। यूजेस ओमिक एंड वाटेज रेटिंग। जो हमारे पास में रेजिस्टेंसेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रहते हैं उसमें रेटिंग्स कौन सी रहती है, एक तो उसका वैल्यू रहता है कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है और वो दूसरा रहता है हमारे पास वाटेज का। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट्स विद अ डैश कैपेसिटर एंड रन्स विद अ डैश कैपेसिटर। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था गाइस, ये जो 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर है वो स्टार्ट होती है हमारे पास में हाई कैपेसिटर के साथ में और रन करती है हमारे पास लो वैल्यू कैपेसिटर के साथ। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अ करंट रिप्रेजेंट द रियल मैग्नीट्यूड। इसमें से कौन सी वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या फिर करंट की रिप्रेजेंट करती है रियल मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ही जो रहती है हमारे गाइस वो रियल मैग्नीट्यूड रहता है। जो भी हमारे पास मेंशन किया जाता है, अगर हमारे पास वोल्टेज बताया गया 230 वोल्ट का है तो ये 230 वोल्ट क्या है, ये क्या पीक वोल्टेज है क्या नहीं, ये क्या एवरेज है क्या नहीं, ये हमारे पास में आरएमएस वैल्यू है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई एवरेज, देखिए वैल्यू अगर हम एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या निकालते हैं 2 VM बाय पाई। अगर करंट है तो हम लोग आई एम यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टीम पावर प्लांट ब्लो डाउन इज अ बेसिकली नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ डैश फ्रॉम अ बॉयलर, ठीक है। ब्लो डाउन मतलब क्या होता है, ब्लो डाउन इज अ बेसिकली नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द बॉयलर। ओके, बॉयलर ब्लो डाउन उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लो डाउन सिस्टम जो रहता है हमारे पास में, जो बॉयलर ड्रम रहता है, ठीक है, ठीक है, ब्लो डाउन वाटर, तो उसके जो वाटर रहता है उसके लिए जो सिस्टम लगाई जाती है, ठीक है, तो ब्लो डाउन वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे पास है वाटर के रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन को आपको बारीकी से पढ़ना है, नॉट लाइक कि आपने इकोनॉमाइजर पढ़ लिया, सुपर हीटर पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, आईडी एफडी फैंस आपने देख लिया, बट इसमें आपको देख सकते हो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन करनी होगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद अ सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सा टॉर्क जो है वो एसोसिएटेड नहीं है सिंक्रोनस मोटर से, तो वह है हमारे पास में ब्रेक डाउन टॉर्क। ब्रेक डाउन टॉर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद अ सिंक्रोनस मोटर गाइस, ठीक है। पुल इन टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क एज वेल एज रनिंग टॉर्क, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद अ सिंक्रोनस मोटर। इंपॉर्टेंट है गाइस, पुल इन एंड पुल आउट टॉर्क ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ लोड इज एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बताई गई है, ठीक है, ये कौन से लोड की है, ये है हमारे एक RL लोड की और RLC लोड की विद इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस गाइस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप खुद समझ सकते हो। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि RC लोड में, ठीक है, RC लोड में और RL लोड में जो है हमारा करंट और वोल्टेज का वैल्यू किससे लैग करता है, ठीक है। करंट या वोल्टेज को लैग करते हैं, फिर वोल्टेज करंट को लैग करते हैं, दोनों भी मुझे बताइएगा RC और RL में। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंपीडेंस ऑफ अ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द मेन एंड द ऑक्सिलरी फील्ड वाइंडिंग इंपीडेंस ऑफ 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ZM इज इक्वल्स टू 3 + J3 ohms and ZA is equals to 7 + J3 ohms. Determine the value of capacitor to be connected in a series with the auxiliary winding to achieve the phase difference of 90 degree between the currents of the two winding at the start. क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा जरूर। यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो हमें क्या बताया गया, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है इंपीडेंस का, दैट मीन्स मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है
इम्पीडेंस उसका बताया गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जो वो है ZM इज इक्वल टू J3 प्लस J3 ओम्स का, और ZA जो है ठीक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंपीडेंस है 7 प्लस J3 ओम्स का। हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करेंगे उसके सीरीज में विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सो दैट हम लोग जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का क्रिएट करते हैं दो करंट के बीच में, ठीक है। जो मेन वाइंडिंग्स है हमारे पास में, दो वाइंडिंग्स है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री का क्रिएट करना होगी तो हमारे पास में कितने वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हमें यहाँ पे लगेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, ठीक है। देखिए गाइस, अगर हम लोग फेजर डिफरेंस से समझते, ये हो गया हमारा रेफरेंस फेजर, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा ऑक्सिलरी करंट हो गया IA और ये हो गया हमारा IM, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा phi और ये हो जाएगा हमारा phi m, करेक्ट। तो अभी हमारे पास में इसका जो एंगल है ये कितना बनना चाहिए 90 डिग्री का, दैट मीन्स phi a प्लस phi m विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास में ये जो रेशियो बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, tan इनवर्स ऑफ XA माइनस XC अपॉन RA माइनस tan इनवर्स ऑफ XM बाय RM इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। तो इससे हमारा जो वैल्यू बनेगा XC का वो हम लोग पता कर सकते हैं गाइस। उसका वैल्यू पता करने के बाद हमारे पास जो है जो हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो रेशियो बनेगा tan इनवर्स ऑफ, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू बनेगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 3 माइनस XC अपॉन RA का वैल्यू कितना है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 7, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 3 XM बाय हमारे पास RM कितना है 3, ओके। RM में हमारे पास में वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू बनता है वो बनता है कि 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे माइनस में इसके एडिशन में हम लोग कर लेते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री का एडिशन यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे वैल्यू जो बनेगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 135 यहाँ पे -1, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा 3 माइनस XC अपॉन 7 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे -1 का वैल्यू, ओके। तो XC का इससे वैल्यू निकलता है गाइस 10, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारे पास में 10 वैल्यू आ गया उसका, ठीक है। तो हम लोग उससे जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है XC इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2πfc, ठीक है, 1/2πf। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में मेंशन है गाइस, फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बार इसको घुमाने के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया जाता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी यू शुड ऑलवेज कंसिडर वॉट एवर विच हैज़ बिन गिवन, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो कैपेसिटर का वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास 318 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरो पावर फैक्टर मेथड ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूज टू फाइंड, ठीक है। ZPF मेथड जो रहती है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं गाइस, टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है। ZPF मेथड इज यूज फॉर अ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ अल्टरनेटर, ओके, ध्यान में रखना होगा। या फिर आपको रिवर्स करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ अ स्टेटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द डैश इज 0। देखिए रिलेटिव स्पीड जो रहती है स्टेटर फ्लक्स की रोटर फ्लक्स के साथ वो 0 रहती है, ध्यान में रखना होगा। बोथ आर द इक्वल, ठीक है, रनिंग एट इक्वल स्पीड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। इसके कारण हमारा स्किन इफेक्ट आता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि हमारा जो डीसी करंट है वो ट्राई करता है कि हमारा जो कोर का इनर पोर्शन है उसको यूटिलाइज करने का, लेकिन जो हमारा एसी करंट रहता है वो ट्राई करता है कि उसका आउटर पोर्शन को यूटिलाइज करे, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी, कंडक्टर का जो शेप है, ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस पे, उसका जो रिजल्टिंग फैक्टर है वो हमारा स्किन इफेक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टा कैप और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। सेम क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको उन्होंने जो है आपको सिंबल दे दिया था, ये सिंबल, ठीक है, वैरेक्टर डायोड का, और यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट पूछा गया और उसके अंदर आपका डायोड क्या है ये हमें पूछा गया। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसका। इसमें से जो डायोड यूज होता है वो होता है हमारे पास में वैरेक्टर डायोड का, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, एक डायोड बना लिया, फिर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बनाया कि ये होता है हमारा सिंबल वोल्टा कैप, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCCB स्टैंड्स फॉर, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने ट्रांसमिशन में भी कवर करा है। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लुकिंग इनटू द टर्मिनल्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एज इंडिकेटेड। इस आर इक्विवेलेंट इस टर्मिनल से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग ए और बी यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करके रखते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। काफ़ी सिंपल है गाइस, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 और 5 का जो है इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 6 ओम्स का, ठीक है। इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेते हैं 6 ओम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 3 का इक्विवेलेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा 6 × 3/6 + 3 विल बी इक्वल्स टू 9, या आ जाएगा 3 ज़ा, या आ जाएगा 2 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, वो कितना रहेगा हमारा 2 ओम्स का। काफ़ी सिंपल है, 2 ओम्स और 2 ओम्स ये हो जाएगा हमारे पास में एक सीरीज में कनेक्टेड, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 ओम्स का। आप समझ लीजिएगा डायरेक्टली कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट, तो 4 और 6 फिर पैरेलल में आ जाएगी, ठीक है। तो 4 × 6/4 + 6 विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। या जाएगा 2 ज़ा, या जाएगा 5 ज़ा, ठीक है। 6 × 2 विल बी 12, 12 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी इक्वल टू 2.4 ओम्स, ठीक है। तो हमारे पास में एक जो रेजिस्टेंस बनेगा गाइस, ये इस तरीके से बनेगा फाइनल। काफ़ी सिंपल है, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये बनेगा 2.4 ओम्स का, ये बनेगा 4 ओम्स का, और यहाँ पे है ऑलरेडी हमारे पास 8 ओम्स का। इन सब का सीरीज में होने के कारण एडिशन हो जाएगा, 8 + 4 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 2.4 विल बी इक्वल टू 14.4 ओम्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आपको काफ़ी सिस्टमेटिकली और क्विकली सॉल्व करना है, नॉट लाइक कि आप हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते बैठे। हमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए हमें कम समय में इसको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, next question is, as per the recommendation of a IS Indian standard, the maximum number of points of a light, fans and 5 ampere socket outlets that can be connected accommodated in a one circuit is 10। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि एज पर द IS स्टैंडर्ड हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट और फैन प्लस 5 एम्पेयर के सॉकेट जो होने चाहिए, ठीक है, एक सर्किट के अंदर वो होने चाहिए 10, ठीक है। और इसका जो रेटिंग है वो हमारे पास 800 वाट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसका स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 resistors each one with a resistance of 27 ohms are connected in a delta formation। ये तो काफ़ी शॉर्टकट है गाइस, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन में सारे जो रेजिस्टेंस है 27 के 20 ohms के। अभी हमें क्या पूछा गया, स्टार कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा गया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। डेल्टा टू स्टार करते वक्त अभी भी हम लोग ध्यान में रखना होगा, अगर तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो सीधा सीधा डिवाइड कर देना 3 से, ठीक है। यह आ जाएगा 9 ओम्स का। दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 9 ओम्स का, 9 ओम्स का, 9 ओम्स का। आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। अगर आपको डेल्टा में दिया रहता है और अगर आपको स्टार में दिया रहता है और डेल्टा में पूछा रहता है तो आप लोग डायरेक्टली 9 × 3 27 इसका आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 27 उसको आप भूलिएगा मत कि स्टार टू डेल्टा करते वक्त हमें 3 से मल्टीप्लाई करना रहता है और डेल्टा टू स्टार करते वक्त हमें 3 से डिवाइड करना रहता है। अगर आप ये भूल गए तो आपको डायरेक्टली 27 × 3 करके जल्दबाजी में 81 आंसर भी मार्क करके आ सकते हो, और यही ऑप्शन 1 में गिवन था, ठीक है। इसलिए इसकी गलतियां नहीं करनी है इस तरीके से, ठीक है। एक जो बेसिक क्वेश्चन है तो उसमें तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें से गलतियां करके आओ, ओके। लेकिन जल्दबाजी में होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से हमारा यही आंसर गलत हो जाता है, और हम लोग घर पे आने के बाद देखते हैं कि अरे यार छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, उसमें भी हमने एक जस्ट छोटी सी मिस्टेक के सिली मिस्टेक के द्वारा हमारा एक क्वेश्चन चला गया, ओके। तो ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेक्टेंस मोटर इज बेसिकली व्हाट, ठीक है। एक रिलेक्टेंस मोटर क्या है, एक रिलेक्टेंस मोटर एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का, इस ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिलेक्टेंस मोटर इज बेसिकली अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, a resistance is rated for 2.5 kilo ohms 1 watt. Determine the maximum voltage and current rating. Maximum voltage हम लोग किस तरीके से पता करते हैं गाइस, सिंपल है, ओके। P इज इक्वल टू क्या होता है, I² R, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है, I² × R, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं V² R, ठीक है। तो I² × R, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस गिवन है और वैटेज रेटिंग गिवन है, तो करंट का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 इज इक्वल टू I² कितना है हमारे पास है, वही हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2.5 × 10⁻³ ठीक है। तो I का जो वैल्यू बनेगा गाइस यहाँ पे वो बनेगा हमारा 20 मिली एम्पियर्स का। 20 मिली एम्पियर्स हमारे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, सिर्फ ऑप्शन डी में गिवन है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली आंसर इसका ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 50 इसका जो वोल्टेज भी निकालते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, 1 इज इक्वल टू V² R, ठीक है। तो 1 × रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, वो हो जाएगा हमारे पास 2500 का, ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है। तो V² का जो वैल्यू बनता है, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग V का भी वैल्यू निकालते हैं, √2500 आता है, जिसका वैल्यू आएगा 50 वोल्ट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स आर देयर इन अ 6-पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन। सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन में कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना होगा
सिंप्लेक्स लैब बॉन्ड ए इज इक्वल टू पी रहता है। लैब बॉन्ड में, सिंप्लेक्स लैब बॉन्ड में ए इज इक्वल टू पी रहता है। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी ऑलवेज 6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि देखिए, और यहाँ पे जो वेव वाइंडिंग में रहता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं बिटवीन द ब्रशेज इज ऑलवेज 2, लेकिन यहाँ पे लैब में क्या होता है, अब मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, लैब इज इक्वल टू एल, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी, आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन एलिमेंट आर आई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 e to power minus 5t and v of t is equal to 10 into e to power minus 5t volts for t greater than or equals to 0 respectively. Find out the v of t and I of t for, ठीक है, both v of t and I of t are 0 for t is less than 0। तो हमें पूछा गया पावर सप्लाइड बाय द एलिमेंट, पावर सप्लाइड टू द एलिमेंट, ठीक है, पावर सप्लाई बाय द एलिमेंट नहीं, पावर सप्लाइड टू द एलिमेंट हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास P इज इक्वल टू हम लोग V इंटू आई लिखते हैं, सिंपल है, इसी फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी आपको पता होना जरूरी थी। e raised to power t इंटू e raised to power हम लोग t करते हैं तो क्या लिखते हैं, e raised to power 2t, करेक्ट गाइस। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, हमारे वोल्टेज का, ठीक है, 5 इंटू 10, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटू 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू देखिए यहाँ पे पास -5 है, ठीक है, और यहाँ पे -5 है तो -10t आ जाएगा। 50 इंटू e raised to power -10t, ये वैल्यू इसका आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, 50 इंटू 50 e raised to power -10t वाट। सिंपल सा था कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो बेस के वैल्यूज आती है, ठीक है, जो इंडाइसेस रहते हैं इसके अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता रहता तो आप लोग इसका डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। हालांकि ऑप्शन बी में जो है वो -25 है तो हमें 5 यहाँ पे जो पावर है -5t और -5t इसको आप मल्टीप्लाई करता है, इसका एडिशन होता है जब भी इसके बेसिस में मल्टीप्लिकेशन होता है तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2060 ohms resistance is 40 amperes. What will be the current flowing through a 60 ohms resistance? सिंपल है गाइस, एक हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। एक है हमारे पास में इसमें 20 ohms का रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा है हमारे पास में 60 ohms का रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मेन करंट 40 एम्पियर्स का। तो हमें पूछा गया कि 60 ohms में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, अगर हमारे पास 60 ohms का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन करंट सप्लाई करंट कितना जा रहा है, ठीक है, टोटल करंट 40 एम्पियर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट रेजिस्टेंस से, ठीक है। इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 20 है। इसको हम लोग करंट डिवीजन रूल भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा गाइस, ठीक है। 20 + 60 में आपको थोड़ा क्विकली पढ़ा रहा हूँ आज के सेशन में क्योंकि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर अप करने इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 80 गाइस, ठीक है, यह आ जाएगा 1 जा, यह आ जाएगा 2 जा और 2 यहाँ पे आ जाएगा 10 जा, तो 10 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो का। आप बिना देखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। इसमें कौन सी मोटर जो है पावर फैक्शन करेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वह है हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमारी नो लोड कंडीशन पे जब भी हम लोग ओवर एक्साइटेशन मोड में हम लोग यूज करते हैं तब हम लोग एज अ उसको पावर फैक्टर करेक्शन करके डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। एज अ रिएक्टिव पावर कंपनसेटर करके भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, next question is given the current I of t and V of t for a circuit element, the power P of t and energy W of t will be given as what, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास में, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पावर जो रहता है हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी में ये सारे वैल्यूज़ करेक्ट है, ठीक है, पी ऑफ टी के करेक्ट। तो हमारे पास में डब्ल्यू ऑफ टी का वैल्यू हमें एक बार क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी रहती है, एनर्जी को अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके दैट मीन्स जब हम लोग पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारे पास में एनर्जी मिलती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम होती है सर्किट में वो हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती है डब्ल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ टी डी टी से, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ टी डी टी से। तो हमारे पास में ये जो वैल्यूज अलाई करेगा, ठीक है, पी ऑफ टी डी टी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पावर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएगी। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें काफ़ी बार देखने में इसमें गलती काफ़ी कन्फ्यूजिंग से लगता है और हम लोग काफ़ी बार पीयर प्रेशर में होने के कारण, एग्जामिनेशन के प्रेशर में होने के कारण इस तरीके से बेसिक्स और काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन को भी गलत करके आ सकते हैं, ठीक है। Next question is in the given circuit find the current I in the 3 kilo ohms resistance at a time t is equals to 2 seconds. t is equals to 2 seconds में हमारे पास ये जो करंट है, ठीक है, वो हमें पता करना है 3 किलो ohms के रेजिस्टेंस में से, ठीक है। देखिए होगा क्या कि हमारा जो स्विच है वो हमारे पास में
कब क्लोज होंगे ये हमें यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे 5 सेकंड के बाद होगा और यहाँ पे 3 सेकंड्स में होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, तो उस कंडीशन में ये जो स्विच है गाइस हमारा ये तो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इसको कंडीशन को अगर हम लोग क्लोज करके कंसिडर करते हैं तो इसका जो करंट रहेगा वो सिंपली इतने सर्किट का ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास में वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 3 किलो ओम्स का। 3 × 10⁻³ करते हैं, ये हमारे पास में न्यूमरेटर में चले जाता है, तो यहाँ पे जाता है 2 × 10⁻³ इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, जिसको हम लोग 2 मिली एम्पेयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग स्कीम 90% to 100% ऑफ टोटल लाइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन है सेम, मैंने आपको जो फंडामेंटल टेबल बताया था और चार्ट बताया था उससे से ही सेम क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको बताया था, उसको आपको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। 90 से लेकर 100% जो टोटल लाइट है वो थ्रो कहाँ की जाती है, अपवर्ड टू द सीलिंग ऑफ अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग है। सिंपल ध्यान में रखूंगा, 90 से 100% अगर रिफ्लेक्ट की जाती है हमारे सीलिंग के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट लाइटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड इन द सेकेंडरी ट्रांसमिशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें से कौन सा जो सिस्टम यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हमारे पास में 33 किलो वोल्ट 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास में 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है वो 415 वोल्ट वो हमारे पास कहाँ पे रहता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। लेकिन हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन पूछा गया तो हम लोग 33 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर अ वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड अ ट्रांजिस्टर गेन इज व्हाट। सिंपल है, मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर तो हमारे सारे वैल्यूज रेजिस्टर मेजर कर सकता है। ओम मीटर तो सिर्फ रेजिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। मेगर जो है वो भी रेजिस्टेंस मेजर करेगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एमीटर सिर्फ करंट मेजर करेगा। बचता है कौन सा, मल्टीमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब मुझे बताइएगा, एक मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ ट्रिकी। अगर यहाँ पे CRO ऑप्शन रहता तो क्या आप CRO को टिक करते या रॉन्ग करते, मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द मेन वाइंडिंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, ठीक है। एक सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर के अंदर जो फेज डिफरेंस रहता है बिटवीन करंट्स इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग वो डिस्प्लेस रहता है हमारे 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉट इसमें 90 डिग्री का ऑप्शन रहता तो वो आप मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों भी वाइंडिंग जो है 90 डिग्री से डिस्प्लेस की जाती है, ठीक है, स्प्लिट फेज में। लेकिन हमारे पास 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल से जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में करंट का डिस्प्लेसमेंट रहता है गाइस, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज सोर्स एंड 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एज शोन इन द गिवन डायग्राम। सपोज दैट VS इज इक्वल टू VS अगर हमारा 150 वोल्ट्स का है और R1 का जो वैल्यू बताया गया है वो है हमारे पास 50 ओम्स का, ठीक है, और R2 का वैल्यू बताया गया है वो है हमारे पास 25 ओम्स का। तो हमें करंट पता करना है I1 और I2 इन सब में से, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो पैरामीटर्स ऑलरेडी बताए गए तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो कॉमन ही रहने वाला है क्योंकि हमारे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है गाइस, ठीक है, दोनों पे रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो हमारा I1 हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। I1 कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है हमारे पास 150 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 50 किलो ओम्स, ठीक है, 50K। तो हम लोग यहाँ पे 50K यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 50K नहीं है, डायरेक्टली 50 ओम से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एम्पियर से हमारा करंट आएगा I1, ठीक है। I2 हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से 150 डिवाइड बाय 25। I2 का भी वैल्यू आ जाता है हमारे पास में 6 एम्पियर्स का। लेकिन अब मुझे बताइए I1 का तो वैल्यू हमने निकाल लिया क्योंकि I1 का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, ठीक है, टू दिस रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे I2 का जो डायरेक्शन है वही अपोजिट है गाइस, इसलिए हमें यहाँ पे -6 का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप गलती से 3 एम्पियर और ये 6 एम्पियर का ऑप्शन सेलेक्ट करते तो यहाँ पे गलत हो सकता था, ठीक है। और हालांकि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। -6 एम्पियर ये आपको ध्यान में रखना रहता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन है गाइस, लेकिन इसमें से माइनस और प्लस में हमारे पास काफ़ी बार हम लोग चूक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज इज गिवन एज 200 पाई रेडियंस सेकंड्स, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 पाई इंटू एफ, ये होता है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग रेडियंस पर सेकंड में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 200 पाई है, ठीक है। ओमेगा इज टू 200 पाई है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 200 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 200 ज़ा 200, ठीक है। तो यहाँ पे f का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 100 हर्ट्ज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो गाइस डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए से जुड़ रहे हो हमारे साथ में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके कनेक्टेड रहिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ई बुक्स भी पढ़ने को मिलेंगे जो आपको स्विचेस वगैरह के लिए काम में आती है, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। इफ द वायरिंग इन अ बिल्डिंग एज अ
2.4 किलोवाट लोड, व्हाट विल बी द परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ फॉर अ 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट काम में आएंगे गाइस। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो आई रूल नंबर 48 है वो आपको काम में आएगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो परमिसिबल लीकेज करंट होता है वो कितना होना चाहिए, 1/5000 टाइम ऑफ अ फुल लोड करंट। ओके, इससे आपको काम में आएगा। ठीक है, ये क्यों हमारे पास में इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिलेट करते हैं हमारे लीकेज करंट से, उसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। अब हम लोग इसका फुल लोड करंट निकालते हैं IFL, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2400 डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसका करंट का वैल्यू आएगा 10 एम्पियर। ये तो आ गया हमारे पास में फुल लोड करंट गाइस। अब हम लोग इसका लीकेज करंट निकालते हैं, आई लीकेज, तो जाके हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लीकेज करंट निकालने के लिए 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5000 से। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनेगा 0.002 एम्पियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये निकाल लिया लीकेज करंट। अब हमें क्या पूछा गया कि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग निकालते तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज कितना 200 वोल्ट 240 वोल्ट, और हमारे पास में जो लीकेज करंट है, अभी हमें इसी को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास में इंसुलेशन रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, करेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास 0.002 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.002। ओके, तो जाके इसका वैल्यू बनता है 0.12 मेगा ओम्स में। आपको पता ही है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम्स में रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 0.12 मेगा ओम विल बी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर ड्राइविंग। एक सीरीज मोटर जो है वो किसके लिए सूट की जाती है, फॉर ड्राइविंग क्रेन्स एंड हॉइस्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइटिंग इन अ रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, लाइटिंग इन अ रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल लोड। उसको हम लोग कमर्शियल लोड के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ अ आर्क फ्रॉम द वेल्ड पॉइंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है ऑफ द आर्क फ्रॉम द वेल्ड पॉइंट, इट इज नोन एज द आर्क ब्लो। उसको हम लोग कहते हैं गाइस आर्क ब्लो गाइस। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे आर्क का, उसको हम लोग कहते हैं आर्क ब्लो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, काफी सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एक वेल्डिंग के सेशन के लिए, तो आप मुझे भी बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो वेल्डिंग एक टॉपिक रहता है, जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका सेशन सेपरेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नेटवर्क हैज 8 ब्रांचेस एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, हाउ मेनी नोड्स आर देयर। ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है गाइस। ठीक है, एक नेटवर्क में 8 ब्रांचेस है और 3 इंडिपेंडेंट लूप्स है, तो कितने नोड्स है उस नेटवर्क में, हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई भी नेटवर्क में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस n+1। ठीक है, तो हमारे पास में n का वैल्यू पूछा गया, कितने नोड्स है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हमारे पास में 3, ब्रांचेस कितने 8 माइनस n+1, तो n का वैल्यू इससे कितना आ जाएगा 6। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करंट कैरिंग कंडक्टर इज wrapped 8 times अराउंड द जॉ ऑफ clamp-on मीटर दैट रीड्स 50 एम्पियर्स, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंडक्टर करंट। कितने बार रैप किया गया, 8 बार रैप किया गया जॉ ऑफ क्लैंप ऑन मीटर, जो रहता है ना इस क्लैंप ऑन मीटर इस तरीके से रहता है। ठीक है, उस पर तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, करंट व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंडक्टर करंट। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि सेकेंडरी करंट हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो जो प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है, 50 इंटू नंबर ऑफ प्राइमरी 1 है और सेकेंडरी पे कितना है, 8 बार उसने वाइंड किया है। ठीक है, 8 बार उसने टर्न्स लिए। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 8 इसका वैल्यू आएगा 6.25 एम्पियर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CRO कैन नॉट बी यूज टू मेजर। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो हम लोग किसके लिए यूज नहीं कर सकते, पावर के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते गाइस। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी, फेज और वोल्टेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट मेजर द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग कनेक्शन इन अ 3-phase ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ओपन डेल्टा कनेक्शन गाइस। उसको हम लोग कहते हैं VV। ठीक है, VV कनेक्शन हम लोग कहते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान में रखिएगा गाइस। ओके, जरूरी आपको एग्जामिनेशन में काम में आएगा। जो टोटल सप्लाइड किया जाता है ओपन डेल्टा सिस्टम में वो कितना रहता है, 57.7% इसका रहता है फॉर द क्लोज्ड डेल्टा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है हमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द आउटपुट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डेड रिमोटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिंग मीडियम। करेक्ट है,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन एंड अटेन्यूएशन कैन बी इजीली डन, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आर मिनिमाइज्ड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन मास इनर्शिया इफेक्ट आर मैक्सिमाइज्ड, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। मास इनर्शिया इफेक्ट जो है मैक्सिमाइज के बदले यहाँ पे मिनिमाइज अगर रहता, ठीक है, मिनिमाइज रहता तो यहाँ पे करेक्ट रहता था, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो सेम क्वेश्चन हमने काफी बार पढ़ा दिया। हालांकि क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हमने, डायरेक्टली इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वही हमने काफी बार बताया कि रिलेशन बताया गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच से, और उसका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है म्यू इसके साथ, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या बनता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। काफ़ी सिंपल है गाइस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। म्यू क्या होता है, हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज 111 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द कॉइल विद 200 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल कोर असेंबली एज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द मैग्नेट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर हमें पूछा गया है कितना होता है, E इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू फाइव एम, ठीक है। तो हमारे पास में वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारे पास 111 वोल्ट आ रहा है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.44, ये हमारा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन बेसिकली गाइस, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट ईएमएफ जो भी हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर जनरेट होता है वो, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास 200, ठीक है। और हमें 5M का ही वैल्यू निकालना है गाइस, इससे आपका 5M का वैल्यू निकल गया, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। इसका जो 5M का वैल्यू आता है 2.5 मिली वेबर्स आता है गाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ सोच रहे होंगे, हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके आपका वैल्यूज बता दे रहे हैं। ये मैं जानबूझ के करते हो गाइस, सो दैट आप खुद से प्रैक्टिस कर सको एक एक क्वेश्चन को लेके। और किसी सारे कुछ एस्पिरेंट्स को इसमें भी दिक्कत जाती है कि किस तरीके से रिड्यूस करना, किस तरीके से इसमें आपको कम टाइम लगाना है। तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट सेशन बना के रखा है कि एग्जामिनेशन में बिना कैलकुलेटर के इसको कैसे रिड्यूस करके जल्दी से जल्दी आंसर निकाले। अगर आप उस सेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। मैंने उस सेशन ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। और उसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट आप इन्वेस्ट करिएगा उसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ें, आपको किस तरीके से रिडक्शन करना है ये आपको पता चल जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनपीएन पीएमपी टाइप ऑफ PNP टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के NPN और PNP, ठीक है। NPN का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ये होता है हमारे पास इमीटर, ये होता है हमारे पास में कलेक्टर, ये होता है हमारा बेस। अगर यहाँ पे एरो उस डायरेक्शन में है तो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अ क्वांटिटी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी आर टू बी द सेम. However, the measured values are different. A set of 5 measurements that were recorded at a different time instances are 98, 101, 99, 100 and 102. Find the precision of a third measurement. हमें थर्ड मेजरमेंट का प्रिसीजन पता करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइस इन सब वैल्यूज़ की। वो कितना रहेगा 98 प्लस रहेगा 101 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाय रहेगा हमारे पास में 5, ठीक है। इसका जो वैल्यू बनता है वो आएगा हमारे पास 100, ठीक है। जो थर्ड मेजरमेंट का रीडिंग रहेगा वो किस तरह हम लोग प्रिसीजन निकाल पाएंगे 1 माइनस 99 माइनस 100 अपॉन 100, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा 0.99, तो ये रहेगा हमारा प्रिसीजन, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रिसीजन का जो रेशियो, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला रहता है ये रहता है हमारे पास 1 माइनस रिस्पेक्टिव रीडिंग माइनस xn mod of xn अपॉन xn mod. ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन अ एयर कैरिंग अ करंट ऑफ। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एयर कैरिंग अ करंट ऑफ 250 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर गाइस, ठीक है। तो हमारे पास में रेडियस भी बताया गया, करंट भी बताया गया, तो हमें एच का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे सिंपल है, एच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I अपॉन 2 पाई आर। ओके, आई का वैल्यू कितना है, ठीक है 250 एम्पियर्स है,
2 पाई इंटू रेडियस कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ओके 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू बनता है वो आएगा हमारे पास 2500 डिवाइड बाय पाई। सिंपल है, ये हमें इसको फर्दर बिना सॉल्व करे डायरेक्टली यहाँ पे हमें ऑप्शन में पूछा गया है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, डायरेक्टली है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट प्लेस्ड अक्रॉस 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स इज 10 + j20 ohms, फाइंड द करंट थ्रू द लोड। डायरेक्टली हमें करंट का वैल्यू पता करना है गाइस। ठीक है, आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय हमारे पास 10 + j20। ये तो हमने निकाल लिया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते, इसके लिए भी मैंने एक रेक्टेंगुलर टू पोलर जो है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टू पोलर का एक सेशन मैंने अपलोड करके रखा है, उसको जाके देखिएगा। उसको आपको किस तरीके से रिड्यूस करना है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है पोलर और रेक्टेंगुलर का, वो मैंने पढ़ा के रखा है। उसको आपको डेफिनेटली फायदा रहेगा। इसके लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 × -j20, ठीक है, डिवाइड बाय 10 - j20, क्योंकि दोनों भी इक्वली कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो उसका जो न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 1200। फर्दर सॉल्व करते तो -j2400 अपॉन 100 + 400। ओके, तो इसका जो सेपरेट आउट करते हैं तो वैल्यू रहेगा 12/5 -24j/5। तो इसका जो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगा 2.4 - j4.8 एम्पियर्स। ठीक है, ये रहेगा हमारा इसमें से करंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप कोई भी मेथडोलॉजी लगा सकते हो गाइस, इसके इसको रेक्टेंगुलर टू पोलर का वैल्यूज आपको निकालना आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अल्टरनेटर द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट अ 0 पावर फैक्टर लीडिंग लोड इज व्हाट। अल्टरनेटर के अंदर जो नेचर रहता है हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन का एट अ 0 पावर फैक्टर लीडिंग लोड, वो रहता है हमारे पास में मैग्नेटाइजिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका टेबल भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर एनी मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो डिमांड देती है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए हमारे पास सबसे पहली प्रोसीजर रहती है डिमांड। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो बाकी परचेस ऑर्डर, पेमेंट, सेटलमेंट और मटेरियल इंस्पेक्शन ही करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग डिमांड ही करते हैं किसी भी एंटिटीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज। रिलेटिव परमेबिलिटी कितने रहती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, वो रहती है 1 गाइस। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। An AC source is connected to a RL circuit, RL series circuit. The phase of the source current theta with respect to the source voltage will be what। ठीक है, ये रेंज करेगा -90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो देखते गए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 72 वोल्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ डिवाइस। डिवाइस इज रेटेड फॉर 120 वोल्ट एंड 100 वैट। ठीक है, एक हमारे पास में डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ऐड कर दिया। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमें 120 वोल्ट से कितना ड्रॉप करना है 72 वोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा डिवाइस का, वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे। अगर हम लोग डिवाइस निकले थे यहाँ पे, वो रहेगा हमारे पास V² डिवाइड बाय हमारा इसका वैटेज। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना रहेगा, देखिए P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं V²/R। इसी फार्मूला से हम लोग निकाल रहे। तो R का जो वैल्यू रहेगा V² कितना है हमारे पास में 120² डिवाइड बाय हमारे पास में जो हमारे पास इसका जो पावर है वो है हमारे पास में 100 वाट का 100। तो RD कितना आएगा 144 वाट। सिंपल है, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। इसको हम लोग 144 यहाँ पे 20 से हमारे कैंसिल आउट होकर हमारे पास 144 वाट आ गया। तो हमारे पास 144 ओम्स का इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे बताइएगा, अगर हम लोग जो देखिए बेसिकली लाइन वोल्टेज जो है डिवाइस का वो रिड्यूस हो रहा है 120 वोल्ट से हमारे पास में 72 वोल्ट पे। तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमारे पास कितना वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे ड्रॉप कितना आना चाहिए 48 वोल्ट का। ऑब्वियस बात है इसके अक्रॉस में। ओके, तो हमारे पास 48 वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप आना चाहिए। तो हमारे पास जो करंट रहेगा सर्किट का वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, I = 72 डिवाइड बाय 144। ओके, क्योंकि हमारे पास में ये कितना है वोल्टेज 72 वोल्ट है, डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 144। तो करंट का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, ठीक है, 48 डिवाइड बाय R एक्सटर्नल। ओके, दैट मीन्स ये करंट जो है वो सेम ही होता है सीरीज सर्किट में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, एक आपको चीज़ मैं बता देता हूँ लाइक दिस 72 डिवाइड बाय 144 दैट मीन्स 72 वोल्ट डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस आया 144। ये क्या है, इक्वल है, करंट जो है दोनों भी इक्वल है, इक्वल्स टू हमारा जो 48 वोल्ट है डिवाइड बाय इसका R एक्सटर्नल करेक्ट। ये आपको रेशियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो R एक्सटर्नल का वैल्यू निकलेगा ये आ जाएगा 2 ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास में इसका वैल्यू 96। यहाँ पे 2 नहीं जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे हमारा जाता है 1.5 टाइम्स। ओके, लाइक दिस। ठीक है, 48 1 यहाँ पे 96 जाता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास
1.5 टाइम्स, ठीक है, और हम लोग इसका इन्वर्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 1.44 डिवाइड बाय 1.5 अगर आप वैल्यू करते हो तो हमारे पास में इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 96 का गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल है, करंट क्योंकि हमारा सेम है इसलिए हमारे पास में जो करंट फ्लो होने वाला है दोनों बेस में से इक्वली जा रहा है, इसलिए हमने आर एक्सटर्नल का वैल्यू निकाली। इसके अलग अलग वेज भी हो सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ प्योर रेजिस्टेंस सप्लाइड थ्रू अ साइनोसॉइडल वोल्टेज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स विल बी व्हाट, ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस सप्लाइड थ्रू अ साइनोसॉइडल वोल्टेज, फेज डिफरेंस कितना रहेगा वोल्टेज एंड करंट का, वो 0 डिग्री रहेगा, ठीक है, सिंपल है, एक ही इसमें रहते हैं वो, ठीक है, दैट मीन्स दो उसका जो फेज डिफरेंस रहता है वो 0 डिग्री रहता है, ठीक है, इन फेज रहते हैं उसको वैल्यूज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर इन द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, ACSR कंडक्टर जो रहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड जिसको रहते हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर फॉल्स है, ऐसा पूछा गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज चीपर देन द कॉपर कंडक्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। कोरोना लॉसेस आर रिड्यूस्ड इट इज बिकॉज ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड इट हैज अ लेसर मैकेनिकल स्ट्रेंथ सो दैट इट नीड्स मोर सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, नहीं गाइस इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए इसका स्टेटमेंट जो है सी ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंपल है, विंड जो है हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है, ठीक है, वुड पेट्रोलियम और जो LPG वो नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेशल केस ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच ऑल द आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज, a special case of a non-inverting amplifier in which all the output voltage is fed back to the inverting input of the amplifier is called as a voltage follower circuit. Option D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, पर यूनिट इंपेडेंस कितना होता है ट्रांसफार्मर का, वो सेम रहता है, ठीक है, इट इज द सेम वेदर कंप्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी और अ सेकेंडरी साइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है गाइस, in a steam power plant the function of a dash is to utilize the waste heat of a flue gases from the for the heating the feed water, feed water को हीट करने, जो हमारे पास बॉयलर को वाटर फीड किया जाता है उसको हीट करने के लिए जो फ्लू गैसेस रहती है, ठीक है, जो चिमनी के थ्रू एक्सट्रैक्ट की जाती है उसके अंदर की जो हीट रहती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, सो दैट हमारी इफिशियंसी बढ़ा सके। ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं इकोनॉमाइजर, यही फंक्शन होता है इकोनॉमाइजर का गाइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, if an alternator is operating with a unity power factor load, then the effect of armature reaction on the main field flux of the alternator will be distortional. सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अगर हमारा अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है हमारे यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे, तो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट रहेगा मेन फील्ड फ्लक्स पे, वो रहेगा हमारा डिस्टॉर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ hydroelectric generating plant is supplied from a reservoir of capacity 3.6 into 10⁶ meter cube at a head of 100 meter. Find the total energy available in kilowatt hour if the overall efficiency is 75%. Okay. ये क्वेश्चन जो है गाइस मैं आपको होमवर्क के तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। हालांकि अगर मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही है तो अगर आपको डुएबल होता है तो ही इसको अटेम्प्ट करिएगा, वरना आप इसको स्किप करके इसमें आप टाइम आपका बचा सकते हो गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल से इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे पास आउटपुट एनर्जी बताई गई और हमें पूछा गया कि फाइंड द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन किलोवाट आवर, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर नहीं भी आता है आपको तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री 3 फेज 4 किलोवोल्ट 400 किलोवोल्ट एम्पियर सिंक्रोनस मशीन इज इंस्टॉल अलॉन्ग द अदर इंडक्शन मोटर्स, द फॉलोइंग आर द लोड्स ऑन द मशीन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिटरमाइन द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द फैक्ट्री लोड। ओके, एक हमारे पास में इंडक्शन मोटर है 500 किलोवोल्ट एम्पियर की केवीए की और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, और एक हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है 300 केवीए का यूनिटी पावर फैक्टर पे जो रन हो रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर का हमारे पास टोटल पावर कितना रहेगा 500 इंटू 0.8, वही आ जाएगा हमारे पास में 400 किलोवाट। ओके, और इस पर हमारे पास में इसका जो पावर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 300 किलोवाट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर है इसलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और इस केस में यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिव पावर भी कितना रहेगा गाइस, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास 500 इंटू हम लोग 0.6 करते हैं, क्योंकि हमारे पास 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है तो उसका जो sin फाई का वैल्यू रहता है वो हमारा 6 आता है, 0.6 आता है। अगर हम लोग 500 इंटू 0.6 करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास 300 kVAR, ठीक है, ये आता है रिएक्टिव पावर। ओके, तो रिएक्टिव पावर इसका 0 रहेगा, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तो हमारा जो टोटल पावर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 400 प्लस 300,
ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 700 वाट। ओके, और हमारा रिएक्टिव पावर करेगा, ये हमारा एक्टिव पावर है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर कितना है हमारे पास में 300 प्लस 0, किसके कितना वैल्यू है 300 kVAR। ओके, ये आ गया हमारे पास में रिएक्टिव पावर गाइस। ओके, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 700 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, इसका वैल्यू जाता है 100 रूट 58, इसका वैल्यू आता है 762 kVA। ओके, और इसका जो पावर फैक्टर निकलेगा गाइस, वो पावर फैक्टर कितना रहेगा 700 डिवाइड बाय हमारा 100 रूट 58, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली इसका जो 7 बाय अंडर रूट 58 इसका वैल्यू आएगा करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच था गाइस, अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप इसका इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पावर ट्रायंगल जो रहता है, ठीक है, पावर ट्रायंगल जो रहता है हमारे पास में KVAR, KVA और एक्टिव पावर, वो आपको पता होना जरूरी है गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे गाइस हमारे SSCJ के शिफ्ट 1 में जो 24 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमने कंप्लीट डिटेल में सोल्यूशन कर लिया। इसके बियॉन्ड भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, उसको ज्वाइन करिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके वहाँ पे आप उसको ई-बुक्स और आप हमारे जो पेड कोर्सेज उसको ले सकते हो गाइज, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।